अध्याय 23। सजीव। वैन मंडप खाली था। राजकुमारी का सारा सामान सील कर दिया गया था। केवल बिस्तर और बंद दराजे बची थी। राजकुमारी के करीबी हिजड़े डांग जुआन मान ने उन्हें अंदर ले जाया। ली शुबाई राजकुमारी की बेडसाइड टेबल पर चली गई और डेंग को उसे खोलने के लिए कहा। अंदर कई छोटे खिलौने थे, जैसे कि दीवार के फूल, अगरबत्ती, चंदन के बक्से आदि। नौकरानियां उन्हें हर दिन साफ करती थी, इसलिए हालांकि वहां बहुत सी चीजें थीं, वे बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। प्रत्येक वस्तु को बड़े करीने से रखा गया था, सिवाय दाहिने कोने में मुट्ठी भर जगह के। बस एक चीनी मिट्टी के कुत्ते के लिए पर्याप्त था। यह देखकर कि वे जो खोज रहे थे वह उन्हें नहीं मिला, डेंग जुआन मैन ने सुझाव दिया, कुछ वस्तुओं को पैक करके गोदाम में भेज दिया गया है। इस नौकर को राजकुमार को उन्हें दिखाने के लिए ले जाने दो। वह गोदाम जहां 9 लोन हेयरपिन गायब हो गया था, अभी भी बंद था। बाहर से एक ठंडी, अलग थलग आभा दे रहा था। अलमारियों और रैक की कतारें बक्सों और संदूकों से भरी हुई थी, जिनमें से कुछ को कपड़े में कसकर लपेटा गया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे शेल्फ पर एक अजीब काली छाया बैठी हो। ये दोनों संदूक राजकुमारी की दैनिक जरूरत की चीजें हैं, और ये दोनों यहाँ रखी गई हैं। डांग जुआन मान ने दोनों संदूकों को खोलने के लिए चाबी निकाली। होआंग तुहा संदूक का ढक्कन उठा रहा था, अचानक रुक गया और सोचने लगा। ली थू बाक ने पूछा, क्या गड़बड़ है? उसने संदूक के ढक्कन को थपथपाया और उसकी ओर देखा। महाराज, आप किस विषय में सोच रहे हैं? ली थू बाक ने उसकी छाती के ढक्कन पर टिकी बाह को देखा, भौहें सिकोड़ी और जवाब दिया, तुम्हारा मतलब 9 अंगूठी वाले हेयरपिन के अचानक गायब हो जाने की कहानी से है। होआंग तुहा ने सिर हिलाया, फिर तुरंत आसपास की संदूकों की जांच शुरू कर दी। पाया कि नीचे की दराज में सभी संदूक सीधे नीले टाइल वाले फर्श पर रखे गए थे। केवल वह संदूक जिसमें क्यू लोन हेयरपिन रखा जाता था, जो वर्तमान में उसके बगल में खाली था, नीचे कपड़े के कई टुकड़े रखे थे, ताकि उसे हिलने से रोका जा सके। ली थू बाक ने उस पर नजर डाली और सिर हिलाया, इसे खोलो और देखो। अगर तुम्हें चीनी मिट्टी का कुत्ता नहीं दिखता है, तो तुम इसकी पुष्टि कर सकते हो। लंबे समय से साथ रहने के कारण दोनों लोगों में मौन सहमति भी है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राजकुमार हाँ ने तुरंत दोनों संदूकों को खोलकर देखा, लेकिन वास्तव में कोई चीनी मिट्टी का कुत्ता नहीं था। वे दोनों उठ खड़े हुए और गोदाम से बाहर निकलकर वैन अटारी में वापस आ गए और राजकुमारी के बिस्तर के पास की दराज में खाली जगह को ध्यान से देखने लगे। एक चाइना डॉग के लिए बस इतनी जगह है ना? राजकुमार हाँ ने अनुमान लगाया। ली थू बाक ने सिर हिलाया और चारों ओर देखा, इसे गायब करना आसान है। वे दोनों एक साथ किनारे पर चले गए और नीचे देखा। फूल अभी भी नीचे खिल रहा था। प्रत्येक फूल पंखों की तरह नरम था, जो जमीन को ढक रहा था। चलदर, वे दोनों पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, फिर वैन अटारी की खिड़की के ठीक नीचे के क्षेत्र में खोज करते हुए इधर उधर भटकते रहे। निश्चित रूप से उन्होंने हुआ पेड़ के नीचे मृत फूलों और गिरे हुए पत्तों का ढेर पाया। अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होता, तो उन्हें लगता कि यह हवा से उड़कर आया है। होआंग तुहा ने एक शाखा उठाई और ऊपर से फूलों और पत्तियों की परत को हटा दिया, जिससे नीचे टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों का ढेर दिखाई दिया। क्वी वोंग, जिसे सफाई विकार था, बस खड़ा था और अपनी बाहें पार करके देख रहा था। होआंग तुहा ने ध्यान से टूटे हुए चीनी मिट्टी के टुकड़ों को उठाया, कुल मिलाकर 28 बड़े और छोटे टुकड़े गिने। उसने उसे रुमाल में लपेटा और अपनी आस्तीन में रख लिया। वापस आते समय कार में बैठते हुए जब उसने देखा कि लगभग दोपहर हो चुकी है, तो ली थू बाक ने अचानक कहा,
जाओ और तू तान को च्यू कैम लाओ में डिनर के लिए आमंत्रित करो। राजकुमार हां ने जल्दी से गाड़ीवान एवियन से कहा, चूथी लांग के भवन में जाओ। लीथू बाक ने नीचे दराज की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या खोपड़ी अभी भी वहां है? हुआंग तुहा ने सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं इसे तुतान को वापस नहीं कर सकता। अगर वह इसे पूरी तरह से बहाल कर दे तो उसे पता चलेगा कि मृत व्यक्ति रानी वोंग की तरह दिखता है। लेकिन अगर मैं इसे रानी को वापस नहीं लौटाऊंगा तो मैं इसे कहाँ रखूंगा? लीथू बाक ने उसे ठंडी निगाह से देखा। अपने आप को बांधने के लिए एक रस्सी खरीदो। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई और माफी मांगते हुए सिर हिलाया। यह नौकर जानता है कि वह गलत था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह नौकर बहुत अहंकारी था और उसने खुद को बांध लिया। हमें इस पारिवारिक विरासत के साथ कैसे पेश आना चाहिए? उपनगरों में जाओ और इसे दफनाने के लिए जमीन का एक खाली टुकड़ा ढूंढो। हुआंग जीहे ने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसने जो कहा वह नहीं सुना। पहियों की लय के साथ पर्दे हिल रहे थे। यह देखकर कि वे झोजी किन के घर पहुंच गए हैं, वह नीचे कूद गई और दरवाजे की ओर दौड़ी और पुकारा, अंकल डू, क्या आज युवा मास्टर घर पर हैं? क्या वह नपुंसक डोंग है? कैसा संयोग है! आज युवा स्वामी दरवाजे पर पहुंचते ही सोचने के लिए रुक गए और अपने कमरे में लौटने से पहले कहने लगे कि उन्हें डर था कि जब वे आएंगे तो हिजड़ा उन्हें देख नहीं पाएगा। ओह, तो कृपया अंकल डू से कहिए कि वह युवा मालिक से कहें कि राजकुमार उनके साथ भोजन करने के लिए इंतजार कर रहा है। हाँ, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। द्वारपाल धुएं के गुबार की तरह घर में भागा। राजकुमार हां दरवाजे के बाहर प्रिवेट के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। ऊपर हजारों छोटे छोटे सुंदर फूल खिले हुए थे जो नशीली खुशबू फैला रहे थे और शाखाओं को भारी कर रहे थे। उसने एक शाखा को मोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह सबसे नीचे के फूल तक भी नहीं पहुंच सकती और केवल नीचे खड़ी होकर चुपचाप देख सकती है। अचानक उसके पीछे से किसी ने हाथ बढ़ाया, उस फूल की शाखा को तोड़ दिया जिसे हुआंग तुहा ने अभी अभी छूने की कोशिश की थी, और उसे दे दिया। आश्चर्यचकित होकर हुआंग तुहा ने पलटकर देखा कि वोंग वान एक खिले हुए फूल की शाखा पकड़े हुए मुस्कुरा रहा था, कब से उसके पीछे खड़ा था। उसने उसे घूरते हुए धीरे से कहा, अभी मैं सड़क पर चल रहा था और मैंने क्वी पैलेस की गाड़ी को गुजरते देखा। मैंने तुम्हें नीचे कूदते देखा था, इसलिए मैं तुम्हें नमस्ते कहने आया था। फूलों की शाखा को अभी भी अपने सामने फैला हुआ देखकर, जिससे एक मीठी सुगंध आ रही थी, जिससे लोग मदहोश हो गए, हुआंग तुहा ने अनजाने में इसे स्वीकार कर लिया। क्या कमांडर ने आधिकारिक तौर पर ताकिम नगोवे में पदभार ग्रहण कर लिया है? खैर, आज पहला दिन है। राजधानी इतनी बड़ी है। आज पहली बार मैं गश्त पर था और आपसे मिला। क्या किस्मत है! वह धीरे से मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि आप रात में मामलों की जांच करने के लिए बाहर जाएंगे। हाँ, मैं अक्सर रात में बाहर जाता हूँ। अब जब कप्तान चले गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंपीरियल सिटी डिफेंस डिपार्टमेंट में मेरे भाई मुझ पर नरमी बरतेंगे। जो बिना कहे चला जाए। वह मुस्कुराए और कार की खिड़की से लीथू बाग का अभिवादन करने के लिए मुड़े। नमस्कार महामहिम। ली शुबाई ने सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या जुओ जिन्वू गार्ड में सब कुछ ठीक है? यह ठीक है, बस बचाव के लिए। जवाब में वह शांति से मुस्कुराया। हुआंग तुहा ने अपने हाथ में प्रिवेट की शाखा को कस लिया। अचानक उसके दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई। वांग युन इंपीरियल सिटी गार्ड्स में दोपहर के समय सूरज की तरह थी, लेकिन अब उसे लेफ्ट जिन्वू गार्ड्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। उसके पैर बंधे हुए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने महारानी वांग की पहचान उजागर की थी।
इसलिए सम्राट ने वांग परिवार को नियंत्रित करने का अवसर लिया। यह सोचकर उसने फूलों की शाखा को अपनी आस्तीन में भर लिया और वांग यून से कहा, कप्तान, एक पल रुको। फिर गाड़ी में चढ़ गई और एक बैग निकाला, इसे वांग यून के हाथ में रखते हुए, यह अगर कोई मौका है कमांडर, देखें कि क्या आप इसे जियाओ शी को दे सकते हैं। जैसे ही वोंगवान ने इसे उठाया, उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि इसके अंदर क्या है। उसने जल्दी से सिर पर नजर डाली, फिर बैग को घोड़े की पीठ पर लटकाया और पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिला? मत पूछो, वैसे भी मुझे लगता है कि शव को वैसे ही छोड़ देना बेहतर है, उसने धीरे से कहा। उम्मा, दरअसल मुझे बहुत खेद है। मैं उसकी मृत्यु में शामिल हुए बिना नहीं रह सकता। वोंगवान ने उसके झुके हुए चेहरे को गौर से देखा और काफी देर बाद अपनी आवाज धीमी की, धन्यवाद। किसके लिए धन्यवाद? अचानक पीछे से कोई कूद पड़ा और पूछा। यह व्यक्ति जो भूत की तरह प्रकट हुआ और गायब हो गया, निश्चित रूप से चू तू तान था। आज उसने चमकीले पीले रंग की योजना के साथ बैंगनी गुलाबी पोशाक पहनी थी, जो अभी भी हमेशा की तरह आकर्षक लग रही थी। एक हाथ वोंगवान के हाथ पर और दूसरा हुआंग तुहा के कंधे पर रखते हुए चू तू तान मुस्कुराया, चलो, मुझे तुम दोनों के बीच की दुश्मनी की कहानी बताओ। हुआंग तुहा ने तुरंत उसका हाथ दूर धकेल दिया। उसी समय वोंगवान ने भी चू तू तान का हाथ जो हुआंग तुहा के कंधे पर था, खींच लिया। उन दोनों ने बहुत अच्छी तरह से समन्वय किया, जिससे कार की खिड़की से बाहर देखने वाले लाई थू बाक ने अपनी भौहें उठाईं। उनकी आंखें जटिलता से भर गईं। राजा ने मुझे एक फूल दिया है, मैं बदले में तुम्हें एक उपहार दूंगा, लीथू बाक ने कहा। उआन ची, अब वापस कार्यालय मत जाओ, चलो चुए कैम लाओ चले। उआन ची, वोंगवान का शिष्टाचार नाम है। इसलिए चू तू तान गाड़ी में बैठ गया और वोंगवान अपने घोड़े पर पीछे बैठा और उनमें से कुछ लोग चुए कैम लाओ चले गए। सुंग को उस हिजड़े ने अभी क्या लौटाया? तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। अगर मेरा भाई मुझे फूल देता है, तो निश्चित रूप से मेरे हिजड़े को मुझे बदले में कुछ सुंदर देना चाहिए। रास्ते भर चू तू तान सवाल पूछता रहा। हुआंग तुहा कुछ भी नहीं कहना चाहता था। बदले में उसे जो खूबसूरत तोहफा मिला वह था उसकी खोपड़ी। बहुत देर तक पूछने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। चू तू तान उदास होकर गाड़ी की दीवार के सहारे बैठ गई और अपने हाथ में फूल की टहनी को घूरने लगी। यह सही है, यह फूल मेरे घर के ठीक बाहर से तोड़ा गया था, है न? इसे उपहार नहीं माना जा सकता। यह स्पष्ट रूप से बुद्ध को अर्पित करने के लिए फूलों को उधार लेना है। लीथू बाक ने बाहर सड़क की ओर देखा और प्रत्युत्तर दिया, क्या आपको लगता है कि डोंग सुंग को ने भी बुद्ध को चढ़ाने के लिए फूल उधार लिए होंगे? चू तू तान अभी भी इस बात से अनजान था कि उसे 2 बार फूल उधार दिए गए थे। यह सुनकर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या यह हो सकता है कि चोंग गु का रिटर्न गिफ्ट राजकुमार की ओर से आया हो? ये दोनों लोग बहुत कंजूस हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं, हमेशा दूसरों से चीजें लेते रहते हैं। दुर्भाग्य से यह उकसावा बेकार था। ली शुबाई और हुआंग जीहे उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानते थे। वे दोनों खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाते रहे, ऐसा दिखावा करते हुए कि वे सुन नहीं रहे हैं। युवा मास्टर झो को पूरे रास्ते शिकायतों को सहना पड़ा। जब वह चुई जिन लो में पहुंचा, तो उसने कई व्यंजन चुने, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं हो सका। अपने भोजन की प्रतीक्षा करते हुए वह एक परित्यक्त पिल्ला की तरह दयनीय रूप से मेज पर लेट गया। हुआंग जीहे ने उसे सांत्वना देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि वेटर को पानी का एक कटोरा भरने के लिए बुलाया और कुछ मछली मूत्राशय गोंद और चावल का आटा मांगा। उन्हें एक साथ मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण बनाया। झोउ जी किन मेज पर लेट गया और उसे देखा,
उदासीनता से पूछा, तुम क्या कर रहे हो चोंगू? होआंग तुहा ने अपनी आस्तीन से चीनी मिट्टी के टुकड़ों का पैकेट निकाला और उन्हें पानी के बेसिन में डालकर एक एक करके प्रत्येक टुकड़े को धोया। वोंगवान तुरंत मदद के लिए खड़ा हो गया। ध्यान रखना कि तुम्हारा हाथ न कट जाए। ली थू बाक बस किनारे पर खड़ा था, उदासीनता से देख रहा था, मदद नहीं कर रहा था, नहीं कुछ कह रहा था। चू तू तान ने यह देखा और उत्साहित हो गया। तुरंत पेंट का एक साफ टुकड़ा उठाया और इसे देखने के लिए ऊपर उठाया। यह क्या है? युवा स्वामी, राजकुमारी के महल में मिला चीनी मिट्टी का टूटा हुआ टुकड़ा क्या है? होआंग तुहा ने हर टुकड़ा साफ किया और उसे मेज पर रख दिया। चू तुतान के हाथ में जो टुकड़ा था वह एक कुत्ते का कान था। उसने उसे बहुत देर तक देखा और कहा, यह चीनी मिट्टी का खिलौना लगता है। कोई बिल्ली या कुत्ता या कुछ और? यह कुत्ता ही होगा, उसने जवाब दिया। होआंग तुहा को टूटे हुए टुकड़ों को वापस जोड़ते देख चू तुतान अपना सारा गुस्सा भूल गया और जल्दी से उसे हर टुकड़ा खोजने में मदद की। जैसे ही उन्हें एक साथ रखा गया, वेटर ने खाना लाना शुरू कर दिया। जब तक तीनों लोगों ने खाना खत्म किया, तब तक गोंद सूख चुका था और कुत्ता मजबूती से चिपक गया था। चू तुतान ने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया, ध्यान से इसकी जांच की और फिर दृढ़ता से कहा, इस चीज को खरीदना अभी भी मुश्किल है। वोंगवान ने उसे उठाया और पूछा, क्या यह एक साधारण चीनी मिट्टी का कुत्ता नहीं है? मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने इसे खेला था। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? राजकुमार महल में बड़ा हुआ, लेकिन क्या चोंगू ने युवा होने पर इसके साथ खेला था? चू तुतान ने पूछा। होआंग तुहा ने सिर हिलाया, मुझे भी एक अस्पष्ट धारणा है। मैंने इसे तब देखा होगा जब मैं छोटा था। हाँ, 10 साल पहले, जब हम बच्चे थे। इस तरह के चीनी मिट्टी के कुत्ते बहुत लोकप्रिय थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसे देखना दुर्लभ है। मेरे भाइयों के किसी भी बच्चे के पास यह नहीं है। इसके अलावा, इस तरह के चीनी मिट्टी के बर्तन बच्चों द्वारा आसानी से तोड़ दिए जाते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यह चीज एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। यह चीनी मिट्टी का कुत्ता भरा हुआ। जितना चाहो उतना है, उतना ही है। पश्चिमी बाजार में खिलौनों की दुकान के मालिक ने अभी अभी अपना मुंह खोला था और यंग मास्टर झोऊ पर हथौड़े से वार किया था। हालांकि उसका चेहरा इतना मोटा नहीं था। उसने जल्दी से इस मामले को एक तरफ कर दिया, उत्सुकता से मालिक के पीछे गोदाम में गया और चीनी मिट्टी के कुत्तों का एक संदूक ले गया। मालिक ने संदूक खोला। अंदर चीनी मिट्टी के कुत्तों की कतारें 3 परतों में बड़े करीने से व्यवस्थित थीं। उनमें से 70 या 80 रहे होंगे। सबसे ऊपरी परत में कुछ कुत्ते गायब थे, इसलिए यह एक दोष था। होआंग तुहा ने चारों ओर देखा और पाया कि बॉक्स में कुत्ते धूल से ढके हुए थे, सिवाय दूसरी परत में एक कुत्ते के जो साफ था। उसने उसे उठाया, अपनी हथेली पर रखा, उसकी जांच की और पूछा, मालिक, यह पुराना ट्रंक 10 साल पुराना है, आप इसे क्यों नहीं हटा देते? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी इसके खरीदार हों? यह सही है। यह चीनी मिट्टी का कुत्ता छाती 10 साल पहले जियांगन से आयात किया गया था और उस समय राजधानी में बहुत लोकप्रिय था। दुर्भाग्यवश वे धीरे धीरे अप्रचलित हो गए। उन्हें बनाने वाली भट्टी बंद हो गई और फिर कोई भी उन्हें नहीं खरीदता था। संयोगवश पिछले महीने किसी ने पूछा, मैंने बहुत खोज की और मुझे बचे हुए सामान का एक संदूक मिला, तो मैंने उसे बिक्री के लिए रख दिया। संभवतः पूरे शहर में मैं ही एकमात्र स्थान हूँ जहाँ यह बेचा जाता है। उस दिन के मेहमान को छोड़कर केवल तुमने ही इसके बारे में पूछा था। राजकुमार हा ने अपने हाथ में रखे चीनी मिट्टी के कुत्ते का वजन अनुमान लगाया और पूछा, अंतिम अतिथि कैसा दिखता था? आप तो हमारी ही उम्र के होंगे।
अपने बचपन के खिलौने खरीदते होंगे, है न? मालिक ने मुस्कुराते हुए चू तुतान द्वारा दिए गए पैसे स्वीकार कर लिए और कहा, नहीं, नहीं, यह टीएन क्या घोड़ा दुकान के श्री टीएन है। वह 40 और 50 के दशक में है और वह अभी भी यह चीज खरीदते हैं। क्या यह मजेदार नहीं है? चू तुतान ने हुआंग तू हा की ओर देखा और कहा, यह फिर से वही है। हुआंग तू हा ने भी सिर हिलाया तथा मुंह की मुद्रा बनाकर उत्तर दिया, वास्तव में। चू तुतान ने उदास होकर पूछा, क्या हिजड़े को पहले से पता था? तुमने मुझे नहीं बताया। क्या मैंने पहले युवा मालिक को नहीं बताया? खिलौने की दुकान से निकलते समय हुआंग तू हा ने उसे बहलाया। यह सुनकर चू तुतान तुरंत निराशा की खाई से बाहर निकल आया। खुशी खुशी चीनी मिट्टी के कुत्ते को चू कैम लाओ के पास वापस ले गया और उसे अन्य 2 लोगों के सामने रख दिया। अंदाजा लगाओ कि उस चीनी मिट्टी के कुत्ते को किसने खरीदा? ली शुबाई ने ऊपर देखने की भी जहमत नहीं उठाई और तुरंत जवाब दिया, तिएन क्वान साच। इन 3 शब्दों ने यंग मास्टर चू को वापस रसातल की तह में धकेल दिया। वह आंखों में आंसू लिए राजकुमार हा की ओर देखने के लिए मुड़ा। तुमने कहा था कि तुम मुझे सबसे पहले बताओगे, है न? आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। राजकुमार हा ने असहाय दिखते हुए अपने हाथ फैला दिए। लेकिन भले ही कियान गुआंशु ने हाल ही में एक चीनी मिट्टी का कुत्ता खरीदा हो, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि राजकुमारी की हवेली में टूटा हुआ कुत्ता उसके बच्चे से संबंधित है। इसके अलावा चीनी मिट्टी के कुत्ते का राजकुमारी के मामले से क्या लेना देना है? बेशक यह बहुत हद तक संबंधित है। यह कहा जा सकता है कि राजकुमारी की मौत इस चीनी मिट्टी के कुत्ते के कारण हुई। ऐसा कहकर हुआंग तू हा ने दोनों बच्चों को सावधानी से लपेटा। वोंग युआन ने उसे व्यस्त देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, सुंग को, टोन गाई का मामला जिसकी तुम दोनों ने पिछली बार पूरी रात जांच की थी, अब कैसा है? फिर भी कोई प्रगति नहीं। चू तुटैन मेज पर लेट गया और उदास होकर बोला, डाली मंदिर ने पहले ही टिएन क्वान सच को पानी के पाइप की मरम्मत के बहाने से अंदर घुसकर किसी की हत्या करने की सजा सुनाई है, लेकिन इस मामले में अभी भी बहुत सारे अस्पष्ट संदेह हैं। वांग युन ने पूछा, क्या आपको वहां लिंगजी की खुशबू पसंद आई? उम्मा, बिल्कुल। चू तुतान ने ईमानदारी से सिर हिलाया। ली थू बाक ने पूछा, किस तरह की लिंग लिंग धूप? वोंग वान ने बताया, उस रात तिचथुई गश्त पर था और उसने उन्हें एक मामले की जांच करते हुए देखा, इसलिए वह भी उनका पीछा करने लगा। अधिकारी को अन्य बातों के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन घटनास्थल पर उसे अल्फाल्फा की खुशबू महसूस हुई। इस पहलू में एजेंसी को भी सतही समझ है। आप राजधानी में सबसे अच्छे परफ्यूम समीक्षक हैं। अगर आप कहते हैं कि आपको इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, तो कौन खुद को जानकार कहने की हिम्मत करेगा? क्या मिस्टर टोन के घर में अल्फाल्फा की गंध है? हाँ, उस जीर्ण शीर्ण घर में अल्फाल्फा की खुशबू सूंघकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा याद है, वह है वहाँ के लिंडेन वृक्ष की खुशबू, जो अन्य कई तरह की गंधों के साथ मिली हुई थी, जिससे उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। सन के घर में तेज, उबकाई लाने वाली गंध को याद करके वांग युन ने भौहें सिकोड़ ली। झू जी किन ने हुआंग जी हे से पूछा, हिजड़े, क्या तुम्हें लगता है कि हमें फिर से सन के घर जाना चाहिए? खैर, तीनों मामलों में से मेरे पास सिर्फ यही एक बचा है। अगर मैं यह पता लगा सकूं कि हत्यारे ने बंद कमरे में टोन गाई की हत्या कैसे की, तो मैं उसे दोषी ठहरा सकता हूँ। ली थू बाक को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने कहा, डोंग सुंग को, आप तिचथुए की रिहाई की गारंटी के लिए क्वी सरकार के आदेश को स्वीकार करते हैं? राजकुमार हा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, फिर भावुक होकर सिर हिलाया। हाँ, सर, अब टिएन क्वान सच सबसे बड़ा संदिग्ध है।
हालांकि पहले दो मामलों में टिचथुई शामिल है, लेकिन दाई लीतू ने बहुत पहले ही उस पर शक करना बंद कर दिया है। अब जबकि राजा क्वी उसकी गारंटी देने के लिए आगे आए हैं और ली शुबाई भी शाही दरबार के ग्रैंड मास्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं, शीथुई पूरी तरह से घर लौट सकती है और उसे बुलाने से पहले परीक्षण समाप्त होने तक प्रतीक्षा कर सकती है। झोउ जी किन ने आह भरी, शीथुई वास्तव में कुछ खास है। एक बार फैसला सुनाए जाने के बाद उसे निश्चित रूप से झूठी गवाही देने का दोषी ठहराया जाएगा और बेंच से दंडित किया जाएगा। वोंग वान मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, जब समय आएगा तो राजकुमार को युवा मास्टर थोई से सिर्फ एक शब्द कहने की जरूरत होगी और युवा मास्टर उसे छड़ी से दंडित करने के लिए याद दिलाएंगे। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं आपकी चालें कैसे समझ सकता हूँ। चूतू तान ने अपने माथे पर थपकी दी और विलाप किया। यह देखकर कि हुआंग तुहा दरवाजे पर पहुंच गया है, वोंग वान खड़ा हो गया और उसके पीछे चला गया। मुझे भी तान गो किमवे के पास वापस लौटना है, उसी रास्ते से जिस रास्ते से यूनुच डोंग गया था। मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो। साथ चलो, साथ चलो। चूतू तान उछल पड़ा। मुझे भी जाकर टिचथुई को खुश करना है, नहीं तो मुझे खाने के लिए अच्छा खाना कहाँ मिलेगा। वे तीनों एक साथ नीचे चले गए। केवल ली शुबाई खिड़की के पास खड़ी होकर नीचे देखती रही। झोउ जी किन हुआंग जीहे के बाईं ओर चली गई, चलते समय उछलती और इशारे करती हुई। वांग यू हुआंग जीहे के दाईं ओर चला गया, कभी कभी अपना सिर झुकाकर उसे देखता, जिससे उसकी जानी पहचानी कोमल मुस्कान प्रकट होती। ली शुबाई ऊपर खड़ी होकर देखती रही जब तक कि वे तीनों पश्चिमी बाजार से बाहर नहीं निकल गए। कड़ी धूप ने पूरे चांगान शहर को चमका दिया, उसकी आंखों को भेदते हुए। जिंगयू और जिंगयू, जो उसके पीछे खड़े थे, अचानक किसी कारण से दूर हो गए, अब बाहर नहीं देख रहे थे। चर्चा करने के लिए वेस्ट मार्केट के गेट पर रुकने के बाद उन तीनों ने दो समूहों में विभाजित होने का फैसला किया। झू जी किन झांग हैंग यिंग को सूचित करने के लिए पुनिंग जिले में गए, जबकि वांग यू और हुआंग जीहे पहले दाली मंदिर गए। हुआंग जीहे ने वांग यू से कहा, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए दौड़ता हूँ। फिर लू परिवार की धूप और दीपक की दुकान में चला गया। बूढ़ा लू अभी भी दुकान के पीछे था, एक बड़ी मोमबत्ती बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, बिल्कुल वैसी ही जैसी पिछली बार फटी थी, केवल डिजाइन और पेंट की कमी थी। हुआंग जीहे चुपचाप बाहर खड़ा देख रहा था, अंदर नहीं गया, नहीं कुछ बोला। बूढ़ा लू लगभग 60 साल का था, अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ते हुए, झुके हुए, मोमबत्तियों पर ड्रैगन, फीनिक्स, फूल और पत्तियां सावधानीपूर्वक बना रहा था। गर्मी के दिनों में उसने अपने हाथ में एक पैलेट पकड़ रखा था, कभी कभी पिघले हुए मोम को हिलाने के लिए उसे आग के पास जाना पड़ता था। गर्मी बढ़ गई, बूढ़े लू का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, उसका भूरा अंगरखा भीग गया था, लेकिन वह अभी भी मोमबत्ती को रंगने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अत्यंत सम्मानजनक, जरा भी लापरवाह नहीं। वोंग युआन ने उसकी ओर देखा और फिर हुआंग तुहा की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ? राजकुमार हां ने आह भरकर उत्तर दिया, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि टिचथुई को आज रिहा किया जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुझे उसके पिता को यह बात बता देनी चाहिए। पिता और पुत्र का पुनः एक होना स्वाभाविक है ना? वोंग वान की बात सुनकर हुआंग तुहा उसके साथ दुकान में दाखिल हुआ और लू ची गुयेन का अभिवादन किया। बूढ़े लू ची गुयेन ने आंखें सिकोड़कर ऊपर देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह उसे पहचानता है या नहीं। उसने बस ठंडे स्वर में गुनगुनाया, ओह, यह आप हैं, हमारी विशिष्ट अतिथि। मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ। आपकी बेटी लू शीथुई आज रिहा हो जाएगी। क्या आप उसे देखने जाना चाहेंगे? लू ची गुयेन का हाथ एक क्षण के लिए रुक गया,
लेकिन फिर उसने तेजी से चित्र बनाना जारी रखा। क्या तुम रिहा हो गई हो? रिहा होना अच्छा है। मुझे डर था कि इससे वह फंस जाएगा। राजकुमार हाँ इस बूढ़े व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कुछ देर तक मोमबत्ती को देखते हुए वहीं खड़े रहे। फिर अचानक बोल पड़े, लगभग हो गया है ना? लू जियुआन ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। उसे पहले से ही हिजड़ों से नफरत थी। वांग यून दुकान में फूलों की मोमबत्तियों की एक जोड़ी को देख रहा था। अचानक उसने उसे पुकारा, चोंगो, आओ और देखो। फूल मोमबत्तियों की जोड़ी लगभग 1 मीटर लंबी थी, आकार में बहुत ही विशेष, एक ड्रैगन की तरह, दूसरी फीनिक्स की तरह। प्रत्येक तराजू और पंख का एक अलग रंग था, केवल लाल रंग में हल्का लाल, गहरा लाल, सिंदूरी लाल, चमकदार लाल, हल्का लाल। रंग के अनगिनत शेड्स थे जो सभी बूढ़े लू द्वारा बनाए गए थे, वास्तव में लोगों को आश्चर्यचकित कर रहे थे। बूढ़े आदमी की मूर्ति बनाने की प्रतिभा और भी अद्भुत थी। ड्रैगन और फीनिक्स की जोड़ी इतनी जीवंत लग रही थी, जोश से भरी हुई। प्रत्येक के सिर पर एक बाती लगी हुई थी, शरीर पर अनगिनत फूल, पत्ते और तांबे के टुकड़ों से बनी घंटियां सजी हुई थी। वास्तव में रंगीन और जगमगाती हुई, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। सोच रही थी कि जलने पर यह कितनी खूबसूरत होगी। मोमबत्तियों की इतनी खूबसूरत जोड़ी को देखकर वोंग युआन ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या मालिक ये मोमबत्तियां बेचता है? बिक्री के लिए नहीं, उसने साफ मना कर दिया। वोंग युआन को कोई आपत्ति नहीं हुई, बस मुस्कुराया और कहा, यह दुकान में प्रदर्शित है। यह वाकई सबसे सुंदर साइन बोर्ड है। जैसे ही वे दोनों दरवाजे से बाहर निकले, अचानक हवा का झोंका आया, जिससे मोमबत्तियों पर लगी घंटियां हल्की सी हिलने लगी और कांसे की पंखुड़ियां और पत्तियां भी हिलने लगी, जिससे एक झंझनाहट जैसी आवाज पैदा हुई, जैसे कोई दिव्य संगीत बज रहा हो। हुआंगज़ी अनजाने में मोमबत्तियों के जोड़े को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वांग यू उसके बगल में चला गया और अचानक धीरे से बोला, अगर तुम्हें यह पसंद है तो तुम उससे यह भी कह सकते हो कि जब हम शादी करेंगे तो उसके लिए ऐसा ही जोड़ा बनाएं। हुआंग तू हाँ को अचानक लगा कि उसका दिल उलझन और आश्चर्य से भर गया है। उसके गाल लाल हो गए, लेकिन साथ ही उसे एक ठंडी सनसनी महसूस हुई, जैसे कि सुइयां उसके अंगों में चुभ रही हों, जिससे उसका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया हो। उसे अकड़ता देख वोंग युआन ने केवल उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, एक मजबूर लेकिन सहनशील मुस्कान। उसकी आवाज अभी भी हमेशा की तरह कोमल थी, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। चलो तब तक इंतजार करते हैं, जब तक हम तुम्हारे परिवार का मामला हल नहीं कर लेते, ठीक है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिर हिलाना चाहिए या सिर हिलाना चाहिए। उसके सामने बैठा व्यक्ति जानता था कि उसकी प्रतिष्ठा इतनी खराब है और वो तुयन की वजह से हमेशा उसके बारे में गपशप होती रहती थी, लेकिन फिर भी उसने यह सब अनदेखा कर दिया। बहुत देर बाद आखिरकार उसका गला भर आया और उसने जवाब दिया, ठीक है, जब तक मैं अपने परिवार के मामले को सुलझा नहीं लेती तब तक रुको। फिर जैसे कि वह अभी अभी कहे गए शब्दों से जाग गई हो, वह अचानक अपने होश में आ गई। हुआंग तुहा, जब से तुम्हारे माता पिता और रिश्तेदार गुजरे हैं, तुमने कसम खाई थी कि तुम कभी भी किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगी। सारी कोमलता और स्नेह को त्यागने का दृढ़ निश्चय किया, सभी विचारों और लालसाओं को काट डाला और केवल अपने परिवार का बदला लेने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। क्या यह सही नहीं है? वो तुयन और वोंग वान ऐसे मुद्दे नहीं थे जिन पर अभी विचार करने की आवश्यकता थी। ऐसा सोचते हुए उसने अपना सिर उठाया और वोंग वान की ओर मुस्कुराई। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन उसका लहजा बहुत शांत था। वोंग दो उई मजाक करने में अच्छा है, मैं महल में एक हिजड़ा हूँ। मैं इस जीवन में और किससे शादी कर सकती हूँ? वोंग वान दंग रह गया।
फिर खुद पर हंसा। यह सही है, मैं अनजाने में मजाक कर रहा था। वे धूपबत्ती की दुकान से निकलकर पास की तिएन क्या घोड़ा दुकान पर रुके। दुकानदार ने वोंगवान को देखा और जल्दी से उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा। ओह माय, कैप्टन वोंग, आज कप्तान आए, लेकिन मैंने उनका स्वागत करने के लिए बाहर आने का समय नहीं निकाला और मैं असभ्य था। कियानजी घोड़े की दुकान ने कई बार वामपंथी जिन्वू गार्ड को घोड़े बेचे थे, इसलिए वे एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। अंदर मौजूद नौकर तुरंत उनका स्वागत करने के लिए दौड़े और चाय परोसने में व्यस्त हो गए। यह देखकर वांग युन ने तुरंत उन्हें रोक दिया। मैं बस गुजर रहा हूँ, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, मुझे बहुत खेद है, कैप्टन वांग। कैप्टन, देखिए, एल्डर कियान को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम वास्तव में नहीं जानते कि क्या करना है। जब दुकानदार शिकायत कर रहा था, मैडम कियान और उनके 3 बच्चे घर के पीछे से भागे, बुरी तरह रोते हुए और वांग यू से मदद की भीख मांगते हुए। वांग यू हमेशा से ही विनम्र रहे थे। उन्हें इस तरह रोते हुए देखकर उन्होंने एक मुस्कान को मजबूर किया और समझाया, मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप लोगों को न्याय की अपील करने के लिए दाली मंदिर जाने की कोशिश करनी चाहिए। यह अधिकारी पिछली बार आपसे मिलने आया था। मैंने सुना है कि वह दाली मंदिर से है। नौकर ने हुआंग जीहे की ओर इशारा किया और दुकानदार और उसकी पत्नी को बताया। तुरंत ऊपर से नीचे तक पूरा कियान परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। मैडम कियान ने रोते हुए कहा, हमारे मालिक एक अच्छे इंसान हैं। वह हर दिन जो कुछ भी करते हैं उसमें सावधानी बरतते हैं। वह किसी को कैसे मार सकते हैं। हुआंग जीहे ने जल्दी से मैडम कियान की मदद की। वास्तव में मैं यहाँ कुछ पूछने आया था। क्या आप सभी उस ठेकेदार को जानते हैं जिसने सन गाई के घर का नवीनीकरण किया था? दुकानदार ने तुरंत जवाब दिया, कमरे के नवीनीकरण के बारे में किताबें बगल में ही हैं। मैं तुरंत जाकर उन्हें ढूंढूंगा ताकि पता चल सके कि उस दिन टोन परिवार के घर कौन आया था। अगर यह सुविधाजनक हो तो कृपया उस व्यक्ति को दाई निन्ह वार्ड में टोन परिवार के घर पर आमंत्रित करें। मुझे अभी भी कुछ काम करना है। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं वहां जाकर उसका इंतजार करूंगा। हाँ, मैं उसे तुरंत आने के लिए कहूंगा। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद जब हुआंग तुहा और वोंग वान दा लीतु पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चू तु तान और त्रुओंग हंग आन्ह वहां इंतजार कर रहे थे। त्रुओंग हंग आन्ह एक बच्चे को पकड़े हुए थे। उनके पीछे 2 अजनबी थे, एक पुरुष और एक महिला। मेरी भाभी का भाई लड़के को खेलने के लिए ले आया। जब उन्हें पता चला कि वे एडिच को लेने जा रहे हैं तो वे भी साथ चले गए। ट्रुओंग हैंग आन्ह का परिचय। ट्रुओंग हैंग आन्ह के बड़े भाई का नाम ट्रुओंग हैंग वी है। उनका कद अपने छोटे भाई जितना ही लंबा और बड़ा है। दंपति ने शर्म से मुस्कुराते हुए कहा, एडिच हमारा परिवार है, निश्चित रूप से हमें उसे लेने जाना होगा। चू तु तान ने बीच में कहा। बूढ़े मास्टर ट्रोंग ने जाने पर जोर दिया, लेकिन वह अभी अभी बीमारी से ठीक हुए थे। हमें उन्हें बार बार मनाना पड़ा, अन्यथा वह पहले ही आ गए होते। यह देखकर कि त्रुओंग परिवार वास्तव में टिचथुई से प्यार करता है, हुआंग तुहा को राहत महसूस हुई और उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सभी लोग एक क्षण रुकें, मैं अंदर जाकर एडिच को ले आता हूँ। अप्रत्याशित रूप से थोई थुएन ट्राम अभी भी सरकारी कार्यालय में था और घर वापस नहीं आया था। इसके अलावा वह बहुत खुश दिख रहा था। जैसे ही उसने उसे देखा वह मुस्कुराया और पूछा, हिजरा डुओंग, क्या तुम फिर से राजकुमार के आदेशों का पालन कर रही हो? राजकुमार हाँ ने सलामी दी और फिर क्वी वोंग पैलेस से आदेश प्रस्तुत किया। राजकुमार ने कहा कि इस मामले में और भी संदिग्ध पाए गए हैं। इसके अलावा जब राजकुमारी का निधन हुआ, लू टिचथुई जेल में थी।
अपराध करने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुझे थोई थियो खान के साथ चर्चा करने के लिए भेजा कि क्या लू को नूंग को पूछताछ का इंतजार करने के लिए घर लौटने दिया जाए या नहीं, अन्यथा उसे इस तरह रखना बहुत अच्छा नहीं है। ओह, यह आसान है। थोई थुआन त्राम ने अपने बगल में खड़े अटेंडेंट की ओर मुड़कर उसे हुआंग तुहा के लिए एक फॉर्म लाने को कहा, जिसे भरना था। फिर खुद उसके साथ लू टिच थुई को रिहा करने के लिए चला गया। रास्ते में कई खाली कमरों से गुजरते हुए हुआंग तुहा ने सहजता से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि तियान क्वान साच को कहाँ रखा गया है? वो लड़का जेल ले जाया गया। थोई थुएन त्राम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, पर्याप्त गवाह और सबूत है। उसने आज सुबह ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हुआंग तुहा अचंभित रह गया, तुमने कबूल कर लिया? हाँ, उसकी स्पष्ट आंखों से घूरे जाने पर, जो सब कुछ देख रही थी, थोई थुएन ट्रम को दोषी महसूस हुआ और वह उसकी नजरों से बचते हुए अपनी आवाज को कम करते हुए कहने लगा, हिजड़ा डोंग, यह मामला खत्म हो गया है। मामले को इतनी जल्दी सुलझाना, सबूत स्पष्ट हैं। सम्राट और शाही उपपत्नी गो दोनों संतुष्ट हैं। डाली मंदिर ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। न्याय मंत्रालय के पास भी कुछ कहने के लिए है। क्या यह सबसे अच्छा अंत नहीं है? हुआंग तुहा अंधेरे बरामदे के नीचे चुपचाप खड़ा रहा। काफी देर बाद वह बोला, तिएन क्वान सच। मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? कैसे? तुम्हें अभी भी नहीं पता। थोई थुएन ट्राम ने पोर्च के नीचे नीले टाइल वाले फर्श पर देखा और असहाय होकर कहा, न्याय मंत्रालय ने सबसे शक्तिशाली दूत को भेजा, जो उपकरणों का एक पूरा सेट साथ लाया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने 120 से अधिक लोगों को यातनाएं दीं। उनमें से कोई भी अपना अपराध स्वीकार करने में विफल नहीं हुआ, और कियान गुआंशु कोई अपवाद नहीं था। जिला मजिस्ट्रेट के सहायक का पद। दूत कई काम कर सकता है। यहाँ जिस दूत का जिक्र किया गया है, वह पूछताछ करने के लिए यहाँ है। हुआंग तुहा ने भौहें सिकोड़ी। उसने राजकुमारी को मारने का काम भी स्वीकार कर लिया। समझ गया। कल दोपहर को उसने टोन गाई की हत्या करना स्वीकार किया। शाम को उसने वेई शी मिन के सामने भी स्वीकार किया, और आज सुबह सुबह उसने राजकुमारी की हत्या करना स्वीकार किया। राजकुमार हाँ को अपने दिल में ठंड महसूस हुई और वह विचलित होकर बोले, यह कितनी भयानक चाल है। फैसले की तुरंत प्रतिलिपि बनाकर सम्राट को सौंप दी गई है। जल्द ही महल से शाही आदेश जारी किया जाएगा। पता चला कि आज यंग मास्टर थोई दोपहर के भोजन के बाद घर नहीं लौटे थे क्योंकि उन्हें शाही आदेश का इंतजार करना था। हुआंग तुहा गहरी सोच में डूबे हुए थे। तभी उन्हें अचानक अपने पीछे लोहे की जंजीरों की आवाज सुनाई दी और फिर टिच थुई को बाहर ले जाया गया। कई दिनों तक जेल में रहने के कारण वह कुछ थकी हुई और भ्रमित सी थी। हुआंग तुहा को देखकर वह मुस्कुराने लगी। लू शीत हुई, आज आपको क्वी वोंग पैलेस द्वारा जमानत दे दी गई है और अस्थायी रूप से फो निन्ह वार्ड में वापस भेज दिया गया है। फैसला आने से पहले यदि न्याय मंत्रालय और ग्रैंड चैम्बर को पूछताछ की जरूरत पड़ी तो वे आपको बुला लेंगे, समझे? जी श्रीमान। हुआंग तुहा ने ट्रुओंगहैंग आन्हा द्वारा लाए गए सभी कंबलों को मोड़ने में उसकी मदद की और उन्हें दाली मंदिर से बाहर ले गया। जैसे ही वह दाली मंदिर से बाहर निकली, टिच थुई ने देखा कि ट्रुओंगहैंग आन्हा बाहर इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत खुशी और उदासी का भाव दिखाया और रोते हुए कहा, दूसरा भाई ट्रुओंग। त्रुओंगहंग आन्हे ने जल्दी से बच्चे को नीचे रखा, सीढ़ियों से ऊपर भागा, टिच थुई के दोनों हाथों को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया और उन्हें अपनी छाती से सटा लिया। उसे बहुत देर तक घूरता रहा और फिर घुटते हुए बोला, एडिच, चलो घर चलते हैं। वहां खड़े लोगों ने उन दोनों को ऐसे देखा और समझदारी से मुस्कुराए।
यहाँ तक कि भाभी त्रुओंग हंग आन्ह द्वारा नेतृत्व किए जा रहे बच्चे ने भी अपना हाथ उठाया और टिचथुई की ओर इशारा करते हुए कहा, बड़ी बहन, बड़ी बहन। फिर वह अचानक मुड़ा, नीचे झुका और कार्यालय के दरवाजे से पुकारा, बड़े भाई, बड़े भाई। यह देखकर कि बच्चा छूटने वाला है, झांग हैंगयिंग का बड़ा भाई जल्दी से उसे लेने के लिए दौड़ा और अपना सिर सड़क की ओर देखने लगा। उसने देखा कि सड़क के किनारे एल्म के पेड़ के पास से एक लंबा आदमी गुजर रहा है। बच्चे की आवाज सुनकर उसने अपना सिर इस ओर घुमाया। सड़क पूरी तरह से सामान्य थी, लेकिन सिर के इस मोड़ के कारण यह उजाला हो गया। हुआंग ज़ीहे की आंखें उसके चेहरे पर जम गईं और उसकी सांस भी एक पल के लिए रुक गई। गर्मियों का सूरज बहुत तेज था, आग की तरह जल रहा था और उसका दिल इस तरह से तड़प रहा था जैसे कि उसका दम घुट रहा हो। गर्मी के एक गर्म दिन के बीच में दूसरे व्यक्ति की देह में एक शांत शांत आभा थी, जो सांसारिक धूल से अछूती थी। एक युवा बांस के पेड़ की तरह लंबा और पतला, एक हल्का प्रभामंडल उत्सर्जित कर रहा था। वह पास आते ही मुस्कुराया, अपनी बाहें उठाकर उस बच्चे को गले लगाया जो उसकी ओर झुका हुआ था, और उसके साथ मजाक किया, तो यह ए बाओ है, क्या तुम्हें अभी भी बड़ा भाई याद है? हुआंग तुहा चुपचाप एक कदम पीछे हट गया, दाई ली तुके गेट पर बड़े पेड़ के पीछे छिप गया, ताकि माहौल को खराब न होने दे। ट्रुओंग परिवार ने उसे बच्चे को घर लाने वाले परोपकारी के रूप में पहचाना और जल्दी से उसका धन्यवाद करने के लिए दौड़ा। वो तुयेन ने बच्चे को धूप से बचाने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर उसे पेड़ की छाया में ले गया। चू तू तान जल्दी से पास आया और प्रशंसापूर्वक पूछा, मुझे आश्चर्य है कि आपका नाम क्या है, भाई? पिछली बार जब मैंने द्वितीय भाई ट्रुओंग को आपका वर्णन ईश्वर सदृश करते हुए सुना था, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा और पाया कि यह सच था। वो तुयेन ने यह बात सुनी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह एक छोटी सी बात है, इस पर चर्चा करने लायक नहीं है। जाहिर है कि वह अपना नाम बताना नहीं चाहता था, लेकिन चू तू तान ने फिर भी कहा, मेरा नाम चू तू तान है, मैं चोंग रेन वार्ड में डोंग ट्रोंग थू की कब्र के बगल में रहता हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं? राजधानी में मेरे बहुत से दोस्त हैं, वे निश्चित रूप से तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। भविष्य में हम कविताएं पढ़ने और निबंध लिखने, संगीत सुनने और शराब पीने, घूमने फिरने, वसंत में बाहर जाने, घुड़दौड़ खेलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा सम्मानीय नाम क्या है? मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? इस तरह के जिद्दी व्यक्ति से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को नीचे उतारा और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैं वो तुयेन हूँ, इंपीरियल अकादमी में प्रिंसिपल हूँ। क्या क्या आप इंपीरियल अकादमी के प्रिंसिपल हैं? चू तू तान चौंका, कितना अनुचित! जब मैं इंपीरियल अकादमी में था तो मेरी मुलाकात केवल सफेद बाल और दाढ़ी वाले बूढ़े लोगों से ही क्यों होती थी? यदि उस समय आप जैसा कोई विद्वान होता तो मुझे चिड़िया का घोंसला खोदने के लिए स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता। वो तुयेन ने बताया, मुझे केवल 1 महीने के लिए राजधानी में आने की सिफारिश की गई है। सौभाग्यवश इंपीरियल अकादमी के रेक्टर की नज़र उन पर पड़ गई और उन्हें अस्थायी रूप से झो ली को पढ़ाने का काम सौंप दिया गया। तुम सचमुच अच्छे हो, इतनी कम उम्र में ही इंपीरियल अकादमी में प्रिंसिपल बन गए। मैं अभी भी सभी झो लिस को याद नहीं कर सकता, चलो भी। चू तू तान अचानक चौंका और फिर से पूछा, वो तुयेन इंपीरियल अकादमी में पढ़ रहा है? उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चू तू तान की उत्सुकता और आश्चर्य भरी अभिव्यक्ति को देखते हुए
हुआंग तुहा को पता था कि वह राजकुमारी डोंगजूंग और वुतुयेन के बीच असामान्य संबंध के बारे में, अफवाह के बारे में सोच रहा था जो लंबे समय से राजधानी में हलचल मचा रही थी। उदासी उसके दिल में घुस गई। वह थककर पेड़ के तने से टिक गई, चुपचाप उसकी सांसों को सुन रही थी। वुतुयेन ने चू तू तान की अजीब निगाहों पर ध्यान नहीं दिया, केवल मुस्कुराई और ए बाओ के सिर को थपथपाने के लिए अपना सिर नीचे किया। फिर दोनों ट्रोंग भाइयों को अलविदा कहा। मुझे अभी भी इंपीरियल अकादमी में काम करना है, मुझे पहले जाना है। ट्रोंग हंगाने ने जल्दी से टिचथुई को अपने पास खींचा और परिचय कराया। यह मेरी मंगेतर है, हम शादी करने वाले हैं। जब समय आएगा तो मैं आपको जश्न मनाने के लिए एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप मना नहीं कर सकते। वुतुयेन ने टिचथुई को देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। ए बाओ ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था और पुकार रहा था, बड़े भाई, बड़े भाई। वुतुयेन फिर पलटा बैठ गया। ए बाओ की आंखों में देखा और मुस्कुराया और उसे मना लिया। अच्छा रहो, ए बाओ को कमल के बीज खाना पसंद है न? मुझे इसे ढूंढने जाना चाहिए। अगर मुझे यह मिल गया तो मैं इसे ए बाओ के लिए खरीद लूंगा। ठीक है। अब्बाओ ने सोचते हुए अपना सिर झुकाया, फिर अपना हाथ छोड़ा और बार बार सिर हिलाया। ठीक है, बाओ को 2 चाहिए। 3 ठीक है। वुतुयेन मुस्कुराया, ए बाओ के सिर को थपथपाया, खड़े होकर झुककर अलविदा कहा, फिर मुड़कर चला गया। एक गली में मुड़ने के बाद वह गायब हो गया। चू तू तान ने प्रशंसा की और टिप्पणी की, आप वास्तव में बच्चों को बहलाना जानते हैं। हुआंग तुहा पेड़ के सहारे झुक गया, धीरे से बोला जैसे खुद से बुदबुदा रहा हो, यह सही है। बच्चों को बेवकूफ बनाने में बहुत अच्छा है, हमेशा से ऐसा ही रहा है। अचानक उसे एक गर्मी की दोपहर, एक शानदार सूर्यास्त और एक तेज कमल हवा की झलक दिखाई दी। वुतुयेन नीचे झुकी और उसने ऊपर देखा। उसकी गहरी, असीम आंखों की गहराई में अपनी छवि को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन वह भ्रम केवल चमक कर गायब हो गया। उसने एक गहरी सांस ली, पुष्टि की कि वह शांत हो गई है, फिर पेड़ के पीछे से बाहर चली गई। चू तू टैन ने जैसे ही उसे देखा, बड़बड़ाया, सुंग को, अभी तुम कहाँ गए थे? क्या आपने अभी उस व्यक्ति को देखा? मैं चांगान में 20 साल से रह रहा हूँ और मुझे कभी भी ऐसे उत्कृष्ट आचरण और महान आचरण वाले व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई। अगर आप उसे नहीं देख पाए तो यह अफसोस की बात होगी। राजकुमार हा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। तभी दाई मिन महल से एक घोड़ा दौड़ता हुआ आया। घोड़े पर सवार व्यक्ति नीचे कूदा और सीधे अंदर भागा। महामहिम के पास एक मौखिक आदेश है। दाली मंदिर के युवा मंत्री थोई थुआन ट्राम कहाँ है? थोई थुएन ट्राम जल्दी से अपना सम्मान प्रकट करने के लिए बाहर भागा। हिजड़े, मुझे आश्चर्य है कि सम्राट का क्या आदेश है? फुंग धिया टोआन नामक हिजड़े ने, जो उसके बगल में सेवा कर रहा था, पीतल की घंटी की तरह स्पष्ट आवाज निकाली। जैसे ही उसने कहा, यह पूरे सरकारी कार्यालय में गूंज उठा। महामहिम ने आदेश दिया है कि राजकुमारी डोंगजूंग की हत्या करने वाले अपराधी को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। उसके परिवार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उसके पूरे परिवार को, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, सिर कलम कर दिया जाएगा। हुआंग जीहे और झोउ जी किन ने एक दूसरे को देखा, वे अपना आश्चर्य छिपा नहीं पाए। झांग हैंगयिंग और लू शीथुई ने एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ रखा था। दोनों को एक दूसरे के हाथ ठंडे पसीने से भीगे हुए लग रहे थे। झोउ जी किन हुआंग जीहे के पास झुके और धीरे से पूछा, क्या हमें जांच जारी रखनी चाहिए या नहीं? राजकुमार हा ने फिर पूछा, आप क्या सोचते हैं, युवा स्वामी? मामले की सच्चाई अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसे कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? चू तू तान उत्साह से भर गया।
उसने अपने हाथ आपस में जोड़कर छाती पर रख लिए। होआंग टूहा ने सिर हिलाया। चलो चलें। कहाँ? दाई निन्ह वार्ड में, टोन स्केबीज हाउस।